So now we will start with growth hormone. एंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी हॉर्मोन्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, बट क्योंकि ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा लेंदी है, तो विल टेक इट सेपरेटली along with its pathophysiology and clinical aspects. तो सबसे पहली चीज प्रोडक्शन का होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में. कौन बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में? एसिडोफिलिक सेल्स, है ना. जो क्रोमोफिल्स होते हैं उसमें से जो एसिडोफिल्स होते हैं, जिनको हम सोमैटोट्रोप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, उनको हम सोमैटोट्रोप्स भी कहते हैं. तो एसिडोफिल्स और सोमैटोट्रोप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. केमिकली क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड. एक ही चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें 191 अमीनो एसिड्स होते हैं. ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विथ बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स. उनसे बाइंड होता है एंड देन इट इज transported in blood from one place to other. Levels in blood, नॉर्मल एडल्ट्स में अप टू 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, चिल्ड्रन में ज्यादा होते हैं, एंड डेली आउटपुट इज 0.5 to 1 मिलीग्राम. अच्छा, दूसरा क्या होता है? इसका पल्सेटाइल सिक्रीशन होता है. मतलब एक ऐसे नॉर्मल लेवल नहीं होता है, इस तरह से पल्सेस में ये सिक्रेट होता है ना, आता है फिर कम होता है, आता है फिर कम होता है. इसलिए अगर आप ग्रोथ हार्मोन मेजर करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको पता चले तो एक कि कितना है. मतलब सिंगल लेवल ग्रोथ हार्मोन का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो हमें ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, वो करते हैं. चलो, दैट इज नॉट फ्रॉम योर सिलेबस. अब करता क्या क्या है ग्रोथ हार्मोन? पहली चीज, टिश्यू ग्रोथ. तो सबसे पहली चीज जो है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द टिश्यूज केपेबल ऑफ ग्रोइंग. जो भी ग्रो करने का केपेबल है उसको ये ग्रोथ करवाएगा. कैसे? बाय इंक्रीजिंग इन सेल साइज एंड नंबर. देन सेल डिफरेंशिएशन, है ना, इंड्यूसेस स्पेसिफिक सेल डिफरेंशिएशन इन सेल्स लाइक बोन एंड मसल सेल्स. और तीसरा, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होता है ऑन प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. तो ये तीन तरह से एक्ट करता है. अब इसमें से हम मेटाबॉलिक जो इफेक्ट्स है वो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. तो जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है, सबसे पहले प्रोटीन पे क्या करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, आरएनए ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इससे अगेन प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा. देन डिक्रीज्ड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी कम कर देगा. एंड इंसुलिन मीडिएटेड एनाबॉलिज्म, तो और इसमें वापस प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा. तो इस तरह से ये प्रोटीन बनाना बढ़ाता, ज्यादा प्रोटीन बनवाता है ग्रोथ हार्मोन, है ना. तो आप एक बार अगर ये याद कर लोगे कि ज्यादा बनते हैं, तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि क्या क्या तरह से प्रोटीन ज्यादा बन सकते हैं, उसको अपन बता सकते हैं इस तरह से. सो नाउ इसके बाद में फैट पे अपन देखते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी में फैट पे होते हैं. तो फैट में फैट मोबिलाइजेशन कराएगा, मतलब किसी भी पर्सन को लीन एंड थिन करवाएगा. कीटोसिस एंड फैटी लिवर करा सकता है, एंड एनर्जी प्रोडक्शन कराएगा. सो इट मोबिलाइजेस फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू. इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड विल इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड, है ना. अब ये जो फैटी एसिड बढ़े, वो क्या करेंगे? वो सेल्स उनको यूज करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड उससे प्रोटीन्स जो है वो स्पेयर होंगे, है ना. तो ड्यूरिंग दिस यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडीज बनते हैं ना, एसिटोएसिटिक एसिड जो होता है वो लिवर में बनते हैं एंड बॉडी में रिलीज होते हैं इनटू फ्लूइड्स. और समटाइम्स एक्सेस मोबिलाइजेशन अगर हो जाएगा फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, इस तो जो फैट है वो लिवर में अक्यूमुलेट हो जाएगा और फैटी लिवर हो जाएगा. तो ये इसके मेजरली इफेक्ट्स है
रूटीन जब तक कि बहुत एक्सेस में नहीं हो फैट मोबिलाइजेशन, तब तक फैटी लिवर थोड़ा होना मुश्किल होता है। देन इसके बाद आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे अगेन ग्लूकोज को कंजर्व करेगा, डिक्रीज करेगा पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द सेल्स। तो इसलिए अब जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा है हमारा बाहर सेल्स के अंदर, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके और सेल में डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज को कंजर्व करके और ग्लाइकोजन डिपोजिशन ये करवाते हैं। देन डिक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स। तो जैसे जैसे ग्लाइकोजन का डिपोजिशन बढ़ेगा तो सेल सैचुरेट हो जाएंगे एंड इससे क्या होगा कि और ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो इस तरह से ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ता है तो ये इनका डायबिटोजेनिक इफेक्ट एक तरह से हो जाता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेस कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये कहाँ पे होता है? पैनक्रियास में, है ना। तो वहां से इंक्रीज कराता है क्या? इंसुलिन सिक्रीशन। तो इस तरह से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ने से इंसुलिन लेवल बढ़ेंगे, ग्लूकोज कम होगा, लेकिन धीरे धीरे बीटा सेल पूरे बर्न आउट हो जाएंगे एंड व्हेन ऑल इंसुलिन विल बी ओवर, डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड डायबिटीज उससे हो सकती है। तो इसको हम डायबिटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन का। इस तरह से इट इज डायबिटोजेनिक। इसके बाद हम इसका बोन्स पे इफेक्ट पढ़ेंगे। बोन्स पे क्या इफेक्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन सेल्स का डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ये कराएगा। बाद में बोन की लेंथ और थिकनेस बढ़े। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो अपने को यही चाहिए होता है कि जो बोन सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाए और डेवलप हो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? बोन की लेंथ और थिकनेस बढ़ी हुई चाहिए, तो ये वो काम कर लेता है। इसके बाद में क्या चाहिए? बोन सेल एक्टिविटीज, बोन्स और स्ट्रांग हो, तो उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा बोन्स में, promotes cell multiplication, converts chondrocytes into osteogenic cells, है ना। osteogenic means bone formation बढ़ेगा and enhances calcium absorption। तो bones में कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्सॉर्ब हुआ और ये ज्यादा अवेलेबल होगा आपकी बोन्स के लिए। फिर बोन ग्रोथ फेज में इसकी लेंथ, बोन्स की लेंथ ये बढ़ाता है अंटिल एपिफाइसियल फ्यूजन। तो हमारी जो बोन होती है उसमें डायफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस, है ना, इस तरह से होता है। तो जहां एपिफाइसिस होता है वो बच्चों में फ्यूज्ड नहीं होता है, वहां से लेंथ बढ़ती है। जब फ्यूजन हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी, तब हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो तब तक ये लेंथ इंक्रीज करता है जब तक कि एपिफाइसिस फ्यूज नहीं हो जाते हैं। एंड थिकनेस जो बोन्स की है ये थ्रू आउट लाइफ आपके बढ़ाता रहेगा, पर्टिकुलरली जॉ बोन्स और स्कल बोन्स, इन पे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे एक्रोमेगेली तो उसमें जॉ और ये स्कल बोन काफी बड़ी होती है जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है। तो now how does growth hormone act? तो it acts on bone growth and protein metabolism, सब पे ही एक्ट करता है थ्रू सोमैटोमिडीन। सोमैटोमिडीन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो लिवर में बनता है और ग्रोथ हार्मोन ही लिवर को स्टिमुलेट करता है ये सोमैटोमिडीन बनाने के लिए। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी है सोमैटोमिडीन की तो डुअर्फिज्म, डुअर्फिज्म मीन्स शॉर्ट हाइट हो जाती है जब भी सोमैटोमिडीन डेफिशिएंट होता है। तो सो ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स थ्रू सोमैटोमिडीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। अब ये जो सोमैटोमिडीन है इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ भी कहते हैं।
ये दो तरह का होता है, IGF-1 और सोमैटोमेडिन सी एंड IGF-2। नेचर क्या होता है इसका, ये अगेन पॉलीपेप्टाइड होता है ना। इंसुलिन इंसुलिन लाइक है, तो वैसे ही प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होगा ये, है ना। अब सोमैटोमेडिन सी जो है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन एंड मेटाबॉलिक एक्शंस। तो जो IGF-1 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज्यादा एक्शंस करता है बोन्स में, मेटाबॉलिज्म में, सब जगह, है ना। तो ये हो गया सोमैटोमेडिन के बारे में। अब हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीशन है वो रेगुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो पिट्यूटरी के भी ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, उससे ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट होता है फर्स्ट। सेकेंडली बाय फीडबैक कंट्रोल, है ना। फीडबैक मीन्स आपकी बॉडी एक फीडबैक देती है आपके ब्रेन को कि भाई हमें और बढ़ना है, तो वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करेगा। और बॉडी ने अगर ये फीडबैक दे दिया कि भाई नहीं बढ़ गई है बॉडी, तो अब और नहीं बढ़ाना है, तो वो कम कर देगा, है ना। सो दिस इज, अब ये पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, अलग अलग तरह के फीडबैक्स होते हैं। तो एक तो हाइपोथैलेमस से और दूसरा फीडबैक कंट्रोल से, है ना। हाइपोथैलेमस क्या क्या बनाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड GHRP, एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये एक इनहिबिटरी भी है जिसको कि सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं, है ना। तो ये GHRH और GHRP तो बढ़ाएंगे अपने ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन, जबकि जो GHIH है इनहिबिटरी हार्मोन है, वो कम कर देगा सिक्रीशन, इनहिबिट करेगा, है ना। सो ये हो गया मेजरली हमारा कि कैसे रेगुलेट होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। उनमें सबसे पहले अपने आएगा इन जो वो फैक्टर्स जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, फैक्टर्स इंक्रीजिंग ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। तो फर्स्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया, जब भी शुगर लेवल्स कम हो, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, एंड इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो जब भी बॉडी बढ़ना चाहती है या रिपेयर होना चाहती है, यूजुअली उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। एंड सॉरी, यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो फैक्टर्स डिक्रीजिंग ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन क्या क्या हो गए, हाइपरग्लाइसीमिया, increased free fatty acid in blood, and late stages of sleep। इन तीन कंडीशंस में कम होता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। दिस शुड बी फैक्टर्स डिक्रीजिंग ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। देन व्हाट वी कम टू इज फीडबैक कंट्रोल। अब एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है। तो जो सोमैटोमेडिन सी बना था हमारे, वो इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन के रिलीज को। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन आया, उसने खूब सारा सोमैटोमेडिन सी बना दिया, तो ये जाके मना कर देगा ऊपर हाइपोथैलेमस को कि अब और नहीं चाहिए हमको, तो आप और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन बनाओ। तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जैसे खुद बना, तो वो खुद ही जाके अपने सिक्रीशन को रोक देता है। तो ये शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल हो गया। तो ये बेसिकली हमारा मेजरली फीडबैक कंट्रोल है कि कैसे कैसे कंट्रोल होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये जब कंडीशंस आती है तो हाइपोथैलेमस इसको बढ़ाता है, इसको बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, है ना। इनको तो इंक्रीज करेगा, एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को ये रोक देगा कि भाई तुम्हारी जरूरत अभी नहीं है। एंड फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से ऐसी कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, ये जाएगा लिवर पे, वहां सोमैटोमेडिन बनाएगा, एंड वो सब टिश्यूज पे एक्ट करेगा, एंड ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी सब टिश्यूज पे एक्ट करेगा। अब ये जब सोमैटोमेडिन ज्यादा बना, तो ये जाएगा इधर हाइपोथैलेमस के पास, और ग्रोथ हार्मोन खुद भी जाएगा
और GHIH का सिक्रीशन बढ़ा देगा, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देंगे। इसी तरह से सोमेटोमेडिन इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड को भी बनाने में, है ना। तो इस तरह से जो ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन होता है, मुश्किल नहीं है, इट इज इजी। ये 6 फैक्टर्स बढ़ाएंगे, ये सीधा हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेंगे। और तुमको सिर्फ ये समझना है कि जब भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा, सोमेटोमेडिन ज्यादा बनेगा तो ये रोक देंगे, एंड सोमेटोमेडिन खुद जाके भी इधर से रोक देता है ना। तो और जब ये कम होगा, ये भी कम होगा, तो फिर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, है ना, GHIH का। ये कम होगा तो फिर और इनका बढ़ जाएगा, तो देन एंटीरियर पिट्यूटरी विल बी एक्टिवेटेड मोर। तो इस तरह से एक फीडबैक कंट्रोल होता है। अब हम आएंगे, ये हो गया हमारा बेसिक ग्रोथ हार्मोन का कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ कहाँ काम करता है, किस तरह से कंट्रोल होता है ना। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी इन्वॉल्व हुई है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी से क्या क्या हो सकता है। तो जब भी सिक्रीशन कम होगा, बच्चों में कम होगा तो वो छोटे रह जाएंगे, बड़ा होने के बाद कम होगा तो फिर उनको एक्रोमाइक्रा नाम की एक कंडीशन होती है, वो हो जाती है। और एक कंडीशन होती है सिमोन्स डिजीज, विल गो थ्रू देम इन डिटेल। हाइपर एक्टिविटी जब होगी तो बहुत छोटे बच्चों में जब होगी तो जाइगेंटिज्म, वो पूरे ही बड़े हो जाएंगे क्योंकि उनके एपिफाइसिस फ्यूज नहीं हुए हैं अभी, है ना। जब एपिफाइसिस फ्यूज होने के बाद ऐसा होगा तो फिर एक्रोमेगैली। एक्रो इज फॉर डिस्टल पार्ट्स, मतलब हमारे फिंगर्स जो है, टोज जो है, दैट आर एक्रल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। माइक्रा में वो छोटे हो जाएंगे, मेगैली में वो बड़े हो जाएंगे। देन एक्रोमेगैलिक जाइगेंटिज्म, इसमें दोनों कंडीशन है ना, फ्यूज नहीं हुए हैं और हो गए उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है। देन कुशिंग्स डिजीज ACTH जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के, उसके ओवर एक्टिवेशन से होगी। दिस विल बी डेल्ट विद सेपरेटली इन अदर वीडियो, जहाँ पे कि हम एड्रिनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं हाइपो एक्टिविटी पे, कि अगर हमारा पिट्यूटरी काम करना कम कर दे तो क्या होगा। सबसे पहली चीज है ड्वार्फिज्म। तो पिट्यूटरी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन is characterized by stunted growth, reduction in synthesis of growth hormone in infancy, infancy means 1 year तक के बच्चे, या फिर early childhood, it causes dwarfism। अब causes क्या क्या हो सकते हैं dwarfism के। पहली चीज कि ग्रोथ हार्मोन बने ही ना, तो वो कैसे नहीं बनेगा, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा हाइपोथैलेमस से। देन डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोमेडिन सी, है ना, सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पा रहा है। देन एट्रोफी और डीजेनरेशन ऑफ एसिडोफेलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, कि भाई आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। फिर जो क्रोमोफोब सेल्स थे, जो कोई भी हार्मोन नहीं बना रहे हैं, उनका कोई ट्यूमर हो जाए। ये नॉन फंक्शनिंग होते हैं ट्यूमर, कुछ काम नहीं करते, लेकिन जो क्रोमोफिल सेल्स काम कर रहे हैं उनको भी दबा देते हैं, है ना। किसी भी ग्रुप में कम काम करने वाले या कम पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होंगे तो वो जो पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं पढ़ने देंगे, है ना, जो काम करने वाले होंगे उनको भी रोक देंगे। उसी तरह से एसिडोफिलिक सेल्स को भी रोक देते हैं और ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाता है। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पैन मीन्स पूरा, all the spectrum, the whole spectrum is involved। hypo is less, पिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले, तो सारे के सारे पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स इसमें कम हो जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी वालों में मेजरली एंटीरियर पिट्यूटरी वाले ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म जब होता है तब भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। तो दीज आर मेजर कॉजेज ऑफ ड्वार्फिज्म। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हमें क्या मिलेगा ड्वार्फिज्म के पेशेंट में। तो स्टंटेड स्केलेटल ग्रोथ, बहुत छोटा होगा, मैक्सिमम एडल्ट हाइट 3 फीट से ज्यादा पहुंच ही नहीं पाती है। प्रपोर्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर नॉर्मल,
बट हेड में बी स्लाइटली लार्जर, है ना। बाकी बॉडी प्रोपोर्शनेट होगी। कुछ कंडीशंस ड्वार्फिज्म जो स्टंटेड ग्रोथ कराती है उनमें जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं, है ना। इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से होता है तो proportions of different body part is normal. Then there is no physical deformity, no mental retardation. ब्रेन के एक्शन पे ग्रोथ हार्मोन का काम बहुत एक्टिवली नहीं है ना। डलनेस जरूर आ सकती है जो एडल्ट्स बहुत बड़े हैं और उनमें ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, बट देन इट विल नॉट कॉज मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। अब अगर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन कम हुआ है तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन विल बी नॉर्मल। बट इफ इट इज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, सारे इन्वॉल्व हो गए, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर क्या होगा, प्यूबर्टी नहीं होगी उन बच्चों में, तो दे विल हैव डिलेड प्यूबर्टी, है ना। ऐसे बच्चों में डिलेड प्यूबर्टी होगी या प्यूबर्टी अचीव ही नहीं होगी। देन कुछ स्पेसिफिक टाइप के ये हमारे ड्वार्फिज्म है। पहला है लेरॉन ड्वार्फिज्म। तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये। इसमें जो जीएच सिक्रेटागॉग रिसेप्टर्स है, मतलब जहां ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा है और सोमेटोमेटिन सी बना रहा है, तो दोज रिसेप्टर्स विल बी डिफेक्टिव, है ना। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन लेवल आपके ज्यादा हो सकते हैं, पर क्योंकि उसका रिसेप्टर खराब है तो फिर ये काम नहीं करेगा, है ना। रिसेप्टर ही खराब है तो ग्रोथ हार्मोन काम नहीं कर पाएगा। देन वी कम टू साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म। साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशनल डिप्रिवेशन और स्ट्रेस, है ना, उन कंडीशंस में भी कम हो जाता है ग्रोथ हार्मोन बनना, तो उसमें शॉर्ट स्टेचर हो जाता है। देन ड्वार्फिज्म इन डिस्ट्रोफिया एडिपोजोजेनिटैलिस या फ्रोलिक सिंड्रोम, ये एक कंडीशन है जो अलग तरह की, जिसमें कि ड्वार्फिज्म हो सकता है अगर ये बच्चों में हो जाए। तो इट्स जस्ट अ फैंसी नेम दैट यू हैव टू रिमेम्बर, है ना। जेनेटिक कंडीशंस होती है ये, नॉट मच टू एक्सप्लेन। आई मीन वी कांट कवर दीज इन दिस वीडियोस, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। देन हाइपो एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये अब तक जो हमने हाइपो एक्टिविटी पढ़ी उसमें हमने ड्वार्फिज्म पढ़ा, है ना। अब हम आ रहे हैं एक दूसरी कंडीशन पे जिसको कि हम एक्रोमाइक्रा कहते हैं। तो रेयर होती है ये, एंड जो एक्सट्रीमिटीज है वो एट्रोफी होने लग जाती है, एकदम पतली पतली छोटी छोटी अंगुलियां होने लग जाएगी। क्या कॉज होता है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स। अब कैसे हो सकती है ये, एक तो रिलीजिंग हार्मोन नहीं बने हाइपोथैलेमस से, देन अगेन एसिडोफिल सेल्स का डिजनरेशन हो जाए, देन क्रोमोफोब ट्यूमर्स एंड पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। उधर भी मेजरली यही कॉजेस थे, अगेन यहाँ पे वो ही कॉजेस हैं। अब एट्रोफी एंड साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होगा, एट्रोफी एंड थिनिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, then it will be may be associated with hypothyroidism and decreased secretion of adrenocortical hormones, है ना, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में हो गया जैसे। देन लिथार्जी हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी एंड लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन हो जाएगा। ये मेजरली एक्रोमाइक्रा हो गया, है ना। अब एक आती है सिमोन्स डिजीज और पिट्यूटरी कैकेक्सिया। इसमें क्या होता है, देयर इज रैपिड फिजिकल डिक्लाइन, typically occurs in cases of pan hypopituitarism। तो पूरा पिट्यूटरी जब डिसऑर्डर पोस्टपार्टम, मतलब जब जस्ट डिलीवरी हुई होती है ना, उस टाइम शिहान सिंड्रोम नाम की एक कंडीशन होती है जिसको पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है एकदम से पिट्यूटरी में, तो वो पूरा पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, उसको शिहान सिंड्रोम कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ सिमोन्स डिजीज। सो उसमें फिर एकदम से सिनाइल डीके होगा, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, है ना। तो रैपिडली डेवलपिंग सिनाइल डीके, अगर पेशेंट सरवाइव कर जाता है उस अक्यूट कंडीशन को, तो रैपिडली डेवलपिंग सिनाइल डीके हो जाता है, जहां 30 इयर्स का पेशेंट आपको 60 इयर्स जैसा दिखेगा।
अब इसमें लॉस ऑफ स्किन एंड हेयर एंड टीथ हो सकता है, एंड ड्राई रिंकल्ड स्किन ऑन फेस लीडिंग टू श्रंकन फेशियल अपीयरेंस, है ना, ये कॉमन फीचर होगा, आपको बहुत श्रंकन सा फेस दिखेगा। बट मेजर जो फीचर है इसका, मेजरली डेवलपिंग सिनाइल, सिनाइल मीन्स एज होना, है ना, बुढ़ा होना, तो सिनाइल डिके दिखेगा आपको। तो ये हो गए मेजरली हमारे हाइपो एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी के बारे में। अब हम आते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी। तो हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा हमारे, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू सब्जेक्ट्स लुकिंग लाइक जायंट, सब बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, खली जैसे या उससे भी बड़े, है ना। तो उस तरह का जो लुक है दैट इज मोस्टली सीन इन जाइगेंटिज्म विथ एन एवरेज हाइट इनकी 7 to 8 फीट हो जाती है। अब क्या होता है इसमें, कॉजेज क्या हो सकते हैं, यूजुअली कॉज होता है अपने पिट्यूटरी ट्यूमर, है ना। तो जाइगेंटिज्म इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड या प्री अडल्ट लाइफ। अडल्टहुड में एक्रोमेगेली होगी, जाइगेंटिज्म नहीं होगा। एपिफाइसिस फ्यूज होने से पहले जो होता है उसमें जाइगेंटिज्म होगा। तो ये हो गया मेजरली हमारे कॉज। अब साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो गई, पूरी बॉडी बड़ी हो गई, 7-8 फीट की हाइट हो गई, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेटली लॉन्ग लिब्स होंगे, लंबे लंबे हाथ पैर होंगे। देन अब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उससे ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया मीन्स यूरिन में ग्लूकोज का आना, है ना। तो जब भी एक 180 लेवल होता है ब्लड शुगर का, उसके ऊपर जाता है तो रीनल थ्रेशोल्ड उतनी ही होती है, तो उसके ऊपर जो ग्लूकोज होगा वो यूरिन में निकलेगा। एंड इससे क्या होगा, इससे अपने बीटा सेल स्टिमुलेट होंगे इंसुलिन बनाने के लिए, बट देन अल्टीमेटली वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और डिजेनरेट हो जाएंगे, एंड इसलिए फिर डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी इन पेशेंट्स में। देन क्योंकि इनके पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो दे कैन हैव हेडेक्स, एंड जो ऑप्टिक चियाज्मा है वो पिट्यूटरी के नीचे लाई करता है, तो जब उसका प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर कहाँ पड़ेगा, सेंट्रल पार्ट में मोस्टली ऑप्टिक चियाज्मा के, तो सेंट्रल पार्ट क्या करते हैं, दोनों टेम्पोरल विजुअल फील्ड्स को देखते हैं, है ना। जो ऑप्टिक चियाज्मा ऐसे आ रहे हैं हमारा, उसमें क्रॉस होते हैं, तो जो इधर बीच में जो फाइबर्स आ रहे हैं वो इधर का टेम्पोरल और ये इधर का टेम्पोरल देखेंगे, है ना। तो इससे बाय टेम्पोरल, दोनों साइड का, टेम्पोरल साइड का हेमिएनोपिया इधर इधर का नहीं दिखेगा, तो बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया इसमें होता है। कैसे होता है, कंप्रेशन ऑफ लेटरल फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा से, है ना। तो ये हो गया हमारा मेजरली, इट compresses lateral fibers of optic chiasma and leading to bitemporal hemianopia. नाउ एक्रोमेगेली में अब ये पढ़ा हमने जाइगेंटिज्म, है ना। अब अ डिसऑर्डर एक्रोमेगेली क्या हुआ, अगर हमारे एपिफाइसिस फ्यूज हो गए उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ बोन्स, पर्टिकुलरली इन द एक्सट्रीमिटीज। तो ये हो गया हमारा एक्रोमेगेली। क्यों होता है, अगेन हाइपर सिक्रीशन आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, किसका हाइपर सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन का, टिपिकली ड्यू टू एन एडिनोमेटस ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन्वॉल्विंग द एसिडोफिल सेल्स, है ना। अगर इन सेल्स का ट्यूमर होगा तो ये ज्यादा बनाएंगे ग्रोथ हार्मोन। देन वी कम टू साइंस एंड सिम्टम्स, थोड़े से लेंदी हैं ये बट सिंपल है। ऊपर से शुरू करते हैं, सुपरा ऑर्बिटल रिजेस प्रोट्रूड हो जाएगी, नोज ब्रॉडन हो जाएगा, लिप्स थिक हो जाएंगे, फोरहेड पे रिंकल्स आ जाएंगे, एंड ये जो लोअर जॉ है ये ऐसे प्रोट्रूड हो जाएगा, प्रोग्नेथिज्म जिसको कहते हैं। तो एक्रोमेगैलिक या गुरिल्ला फेस उसमें हो जाता है ना। ये तो हो गया फेस के फीचर्स। फिर हम आते हैं हाथों पे, तो हाथ और फीट, हैंड्स एंड फीट
एनलार्ज हो जाएंगे। देन जो स्पाइन है वो बो करेगी तो काइफोसिस हो जाएगा, है। देन स्कैल्प जो है वो थिक हो जाएगा, तो थिक विथ फोल्ड्स और रिंकल्स दिखेगा आपको, बुलडॉग का जैसा होता है वैसे। और बॉडी में हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। देन एनलार्जमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स भी होता है, जैसे लंग्स, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, ये भी सब एनलार्ज हो जाएगा। फिर जब सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होंगे तो थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये सब की भी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। Then hyperglycemia and glucose-urea leading to diabetes mellitus. Hypertension, headaches, and visual disturbance such as bitemporal hemianopia. So majorly ये इस तरह से फेस हो जाता है। Prominent forehead, enlarged nose, ये lips and tongue बड़े बड़े हो जाएंगे, and prominent chin and jaw, है ना। इस तरह से ये majorly हो जाता है। एंड दिस इज अनदर व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो इनमें भी आप देखोगे कि जो फीचर्स हमने अभी बोले वो मिल रहे हैं। सो दिस इज मेजरली कंप्लीट अबाउट ग्रोथ हार्मोन। आई थिंक बेसिक याद रख लोगे कि क्या करता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, है ना। तो आई थिंक ठीक है, मेजरली हो गया हमारा कवर। डॉर्फिज्म, जाइगेंटिज्म, है ना, एक्रोमाइक्रा, एक्रोमेगेली, फिर कुछ टाइप्स ऑफ डॉर्फिज्म्स है जो याद करने हैं। ग्रोथ हार्मोन का स्ट्रक्चर आपको याद है, तो ये आपका मेजरली हो गया ग्रोथ हार्मोन। लास्ट स्लाइड इज सेइंग दैट यू आर नाउ यू आर अ ग्रोथ हार्मोन एक्सपर्ट। मैं वहां तक पहुंची और फिर वापस पीछे चली गई, बट आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट यू गाइज। तो एक बार उस तक हम वापस चले जाते हैं। सो वेल डन, नाउ यू आर अ ग्रोथ हार्मोन एक्सपर्ट। इतना याद कर लो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन आता है ग्रोथ हार्मोन पे, जस्ट लर्न। थैंक यू सो मच।